बीजेपी विधायक राम कदम घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। मुंबई में वेब सीरीज तांडव से जुड़ी बीजेपी की शिकायत को पुलिस ने एफआईआर में नहीं बदला और राम कदम ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी बताया, जिसका विरोध करने के लिए राम कदम अपने समर्थकों के साथ घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। थाने के ठीक सामने कुछ दरियां बिछाकर राम कदम के समर्थक तख्तियां लेकर बैठे रहे। धरने की शुरुआत राम कदम ने शंख बजाकर और उनके समर्थकों ने नारे लगाकर की। पुलिस वालों ने भी धरने वाली जगह को घेरने में देर नहीं लगाई। थोड़ी ही देर में पुलिस राम कदम और उनके समर्थकों को उठाकर ले गई। काफी देर तक थाने में पुलिस अधिकारियों के साथ राम कदम की बातचीत चलती रही। राम कदम लगातार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के दबाव में पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिसके बाद वो हड़ताल पर बैठे, लेकिन फिलहाल अब उन्हें डिटेन करके पुलिस अंदर ले गई है। काफी देर बाद राम कदम थाने से निकले, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। एफआईआर दर्ज होने तक उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। 3 दिन के बाद ये सरकार कहती है कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। अरे कौन सा लीगल ओपिनियन? जब तक तुम एफआईआर नहीं लोगे हम भूख हड़ताल से हटेंगे नहीं। लंबे चले हंगामे के बाद राम कदम फिर से धरने पर बैठ गए। वेब सीरीज तांडव पर मचे हंगामे के बाद निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली थी, लेकिन नाराज लोगों की मांग है कि सीरीज को बैन किया जाना चाहिए, जिसके बाद वेब सीरीज तांडव पर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम को बड़ा फैसला लेना पड़ा। न्यूज़ 18 की शिखा धारीवाल की रिपोर्ट है कि वेब सीरीज तांडव में आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का फैसला ले लिया गया है, जिसकी जानकारी तांडव की टीम की तरफ से दी गई। साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी इस मामले पर सलाह ली गई थी। इसके अलावा तांडव की टीम ने एक बार फिर यह कहा कि किसी की भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इस बीच तांडव के कलाकारों की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब लखनऊ के एक और थाने में उनके खिलाफ शिकायत दी गई, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाकर वेब सीरीज के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की गई। सौभाग्य की एक बात यह कि वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक अली अब्बास जफर के माफी मांगने के बाद भी बवाल थमा नहीं, क्योंकि मामला धार्मिक भावनाओं का है। उसी का हवाला देकर बीजेपी नेता राम कदम धरने पर बैठ गए। इस मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन राम कदम को लगता है कि एफआईआर मुंबई पुलिस को दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि इस वेब सीरीज को बनाने और दिखाने वालों के दफ्तर मुंबई में है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार किसी कार्रवाई से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है, क्योंकि फिल्म, टीवी, वेब सीरीज के लिए नियम कायदे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ही बनाता है। शिकायतें तो वहां भी दर्ज कराई गई हैं और तांडव बनाने वालों से केंद्र सरकार ने जवाब तलब भी किया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों में साइड इफेक्ट की खबरें सामने आईं, जिसके बाद भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने टीका किसे लगवाना चाहिए और किसे नहीं, इसके बारे में जानकारी दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दोनों कंपनियों ने यह साफ किया कि जो लोग रोजाना कोई दवा ले रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। उन लोगों को भी वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई जिन्हें दवा, खाने पीने की चीज़ों या किसी दूसरी वजह से कोई एलर्जी है। इसी तरह अगर किसी को कुछ दिनों से बुखार या जुकाम है तो उसे भी कोरोना के टीके से दूर रहना चाहिए। खून से जुड़ी बीमारी का इलाज करा रहे लोगों को भी वैक्सीन से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन लेने से मना किया गया है। यही नहीं, वैक्सीन की पहली डोज से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो उसे दूसरा डोज नहीं लेने के लिए कहा गया। इस बीच सरकार की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वैक्सीन पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने और टीके से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी की आपसी कलह में 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता न केवल बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए, बल्कि उनके बीच फायरिंग भी हुई। गोलियों की आवाज ने सबको डरा दिया। यही वजह रही कि अपने साथी को मरता देख भी दूसरे कार्यकर्ता उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फायरिंग करने वाले भी वहां से तुरंत नहीं भागे, उन्होंने लोगों को अपनी पिस्तौल से डराना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने उनका पीछा करने की भी कोशिश की। इस झड़प में एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा डर की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
सौ बात की एक बात यह कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में अगर हिंसा की राजनीति एक बार घुस जाती है तो सबके लिए आत्मघाती ही होती। पश्चिम बंगाल में उसी की डरावनी झलक रोज कहीं ना कहीं दिख जाती। सत्ता में बने रहने या फिर सत्ता छीनने के लिए खून बहाने की लत वहां के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पागल बना चुकी है। सबको अपना दबदबा बनाना है, चाहे उसके लिए अपने सहयोगियों को मारना पड़े या दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को। दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं में खूनी जंग की वजह तक किसी को नहीं पता। वहां चुनाव सिर पर है और चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले जो गुटबाजी होती है उसी चक्कर में यह खून खराबा हो गया। खबर है कि कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक पॉलिटिकल प्लान बनाया गया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि 2 दिन पहले कुछ राजनीतिक दलों के साथ हुई एक बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह प्लान बताया था, जिसके तहत मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों को जुटाकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की तैयारी है और इनकी मौजूदगी में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 700 से ज्यादा सभाएं आयोजित करने की खबर है। जबकि किसान ट्रैक्टर मार्च से पहले और बाद में किसान संसद का आयोजन भी करना चाहते हैं। और खबर है कि गणतंत्र दिवस से पहले 23-24 जनवरी को पहली किसान संसद हो सकती है, जिसके लिए न्योते भी भेजे जा रहे हैं। इस प्लान का मकसद किसान आंदोलन को गति देना, सरकार पर दबाव बनाना और अपनी मांगों के समर्थन में लोगों का सहयोग जुटाना होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में बीच सड़क पर एक बदमाश हाथ में चाकू लेकर उस लड़के को डराता दिखा। इस दौरान वहां कुछ लोग भी नजर आए, लेकिन उनके हाथ पांव तब फूल गए जब बदमाश ने उस लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। इसके बाद वो लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बदमाश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी है उसको पहचान कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि वो बदमाश बीच सड़क पर चाकू दिखाकर उस लड़के से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। तभी वहां कुछ लोग पहुंच गए, जिन्हें देखकर वो बदमाश उसे खींचकर सड़क के किनारे ले गया। इस दौरान कई लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सौ बात की एक बात यह कि यूपी से एमपी तक लोगों के मन से बदमाशों का डर खत्म करने के लिए एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इन गली छाप गुंडों को अगर थोड़ा भी नजरअंदाज कर दिया गया तो सारी कोशिश बेमानी हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर यही गुंडे कानून व्यवस्था के लिए नासूर बन जाएंगे। ऐसे गुंडों में शर्म लिहाज तो होती नहीं है, होती तो लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने के बजाय मेहनत करके इज्जत की जिंदगी गुजारते। इनके दिलो दिमाग में तो जुर्म का वायरस भरा है, जिसका इलाज पुलिस ही कर सकती है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दिखावे की कार्रवाई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डर गया है। न्यूज़ 18.com की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में सख्ती बढ़ने से घबराकर दाऊद ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। खबर है कि पहले से दुबई में बस चुके दाऊद के छोटे भाई को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दुबई के अलावा दाऊद के परिवार के कुछ सदस्यों को पुर्तगाल भेजे जाने की भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा कराची में रहने वाला दाऊद का एक और भाई भी पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आया। यही नहीं, दाऊद का खास छोटा शकील भी इन दिनों कहीं छिप कर बैठा हुआ है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF का पाकिस्तान पर भारी दबाव है। इसी वजह से पाकिस्तान ने पिछले दिनों हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। बीजेपी के रोड शो के अगले ही दिन टीएमसी ने भी कोलकाता में अपनी ताकत दिखाई। एक दिन पहले वहां शुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेताओं के रोड शो पर पथराव हुआ था। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब उसी जगह पर मार्च निकाल कर दिया जहां से बीजेपी का रोड शो गुजरा था। कोलकाता में भी एक रैली टीएमसी की तरफ से आज निकाली जा रही है। टीएमसी के मंत्री हैं जो आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वहां लगे बीजेपी के पोस्टर फटे दिखे। यही नहीं, उसके झंडे भी जमीन पर पड़े रहे। आरोप लगा कि इन पोस्टरों को टीएमसी के इशारे पर फाड़ा गया। हालांकि पार्टी का मार्च जब वहां से गुजरा तो किसी ने उस ओर नहीं देखा और वो लोग बंगाल में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में पहली बार कोई रोड शो किया था, लेकिन पथराव की घटना के बाद वहां तनाव बढ़ गया। लोहा गर्म देखकर टीएमसी ने भी हथौड़ा मार दिया और अपने मार्च को शांतिपूर्ण बताते हुए बीजेपी को घेरा। बीजेपी गद्दार को लेके हम लोग को खिलाफ साजिश कर रहा है। कल जो हुआ था वो डिस्टर्ब करने के लिए आया था।
इन दिनों बंगाल की सियासत शुवेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी की कोशिश है कि शुवेंदु के जरिए वो टीएमसी की नींव कमजोर कर दे, जबकि ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करके ये जता रही हैं कि वो अपने दम पर पार्टी को सत्ता में वापस ला सकती हैं। सौभाग्य की बात यह कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कल तक जो नेता टीएमसी की ताकत थे वही उनसे टकराने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। जिन इलाकों को टीएमसी का गढ़ माना जाता था वही ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की जा रही है। इससे टीएमसी के समर्थकों में बौखलाहट भी एक दिन पहले दिखी, जब उन्होंने कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में पथराव किया। हिंसा की राजनीति के आरोपों से घिरी टीएमसी के लिए समर्थकों की बौखलाहट अपने नेताओं की भगदड़ से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। माना जा रहा है कि इसीलिए कोलकाता में रोड शो करके टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना की ताकत से परेशान चीन ने रूस से हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि लद्दाख में एलएसी पर चीन भारतीय वायुसेना से बुरी तरह पिछड़ा हुआ है और अपनी हालत सुधारने के लिए वो रूस से आधुनिक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। हालांकि चीन के पास अपने बनाए हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन चोरी की तकनीक से बनाए गए वो हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के काबिल नहीं है। अब उन्हीं हेलीकॉप्टरों को चीन दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर बताकर पाकिस्तान को बेचने की फिराक में है, जबकि खुद के लिए उसने रूस से मी 171 सीरीज के हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि नेताजी की 125वीं जयंती पर सरकार ने पूरे साल बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। साथ ही हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला भी लिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार जल्द ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक ट्रेन चलाएगी और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों के नाम स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव है। इस बार बीटिंग रिट्रीट में आजाद हिंद फौज की धुन भी बजाई जाएगी। सेना के जवान बीटिंग रिट्रीट में कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर कदमताल करते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां क्रिकेट मैच में हार जीत पर शुरू हुए विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। पहले क्रिकेट खेल रहे बच्चों में मारपीट शुरू हुई, फिर उनके घर वाले भी इस लड़ाई में कूद पड़े। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखे। खेल में हार जीत पर शुरू हुआ विवाद पल भर में खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ डंडे चले। इस लड़ाई में महिलाएं और बच्चे भी हाथ आजमाने में पीछे नहीं रहे। बात इतनी बिगड़ गई कि वहां गोलियां तक चल गईं। देखकर ऐसा लगा जैसे सभी के सिर पर खून सवार हो। डर के मारे किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। कार्रवाई की जा रही, दोनों की तरफ से मुकदमा लिख लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में दोनों तरफ के 7 लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। सौभाग्य की एक बात यह कि हम स्वभाव से जंगली हैं, ये दिखाने का कोई मौका हम लोग हाथ से जाने नहीं देते। हमारे पूर्वजों ने हमको सामाजिक बनाने की बड़ी कोशिश की, फिर भी हमारे अंदर का जानवर मौका मिलते ही जाग जाता है। अब ऐसा तो जंगली जानवरों के साथ ही होता है कि वो दूसरे जानवरों से अपने बच्चों को बचाने के लिए हिंसक हो जाएं। वैसे तो हम दूसरों को बड़ी नसीहत देते हैं कि बचपना मत करो, फिर बच्चों के झगड़े को शांत कराने के बजाय खुद मरने मारने क्यों निकल पड़ते हैं। ऐसे जाहिलों को ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के सामने गलत उदाहरण बन रहे हैं। वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि विवाद तो लाठी डंडों से बंदूक लेकर भिड़ जाना ही चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ही मामूली विवाद के खूनी खेल में तब्दील होने का सिलसिला नहीं थम रहा। सांसदों के लिए संसद की कैंटीन में सस्ता खाना बंद होने वाला है और अब उन्हें जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी गई, जिसकी जानकारी खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी। एक अनुमान के मुताबिक इससे सरकार को हर साल 8 से 10 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पता चला है कि सब्सिडी खत्म होने के बाद संसद की कैंटीन में मिलने वाली चीजों के दाम 25 से 50% तक बढ़ सकते हैं। कुछ चीजों की नई रेट लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जारी किया है, क्योंकि अब संसद की कैंटीन की जिम्मेदारी उत्तर रेलवे नहीं बल्कि इसी संस्था की है जो भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक पहले
5 रुपए में मिलने वाली चाय अब 7 से 16 रुपए में मिलेगी, जबकि कॉफी की कीमत भी 5 रुपए से बढ़कर 22 से 24 रुपए हो गई है। यही नहीं, वेज और नॉन वेज थाली के दाम भी बढ़ने वाले हैं। आम जनता के टैक्स के पैसे से संसद में रसूखदारों को मिलने वाले सस्ते खाने का मुद्दा अक्सर उठता रहा है। सरकार ने संसद की कैंटीन में सब्सिडी पूरी तरह खत्म करके आम और खास के बीच के अंतर को पूरी तरह मिटा दिया है।